नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज यूपी यात्रा का सफर हमारा कन्नौज पहुंच चुका है। आपको दिखाते हैं इत्र नगरी विकास की खुशबू में कितनी महकी है। अखिलेश सरकार के 4 साल में आखिर कन्नौज को क्या मिला, देखिए यूपी यात्रा आज कन्नौज से। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और यूपी यात्रा में हम खुशबू के शहर पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हूं जो कन्नौज से होकर जाता है। जल्द ही आप कन्नौज से देश की राजधानी दिल्ली जाने के लिए जो अब तक 7 से 8 घंटे का वक्त लेते हैं, आप महज 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर आपको कन्नौज से जाना है लखनऊ, जो वक्त अभी लगभग 2.5 से 3 घंटे लगता है, आप महज 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो हम सुगंध नगरी में सरकार के कामकाज की शुरुआत सुगंध से ही करते हैं। आइए। एक शहर जिसकी गलियों से निकलो तो एक भीनी से खुशबू आपके दिलो दिमाग को तरोताजा कर देगी। ये शहर है कन्नौज, परफ्यूम नगरी, जिसकी पहचान यहाँ की सुगंध है। यानी यहाँ बनाए जाने वाला इत्र दुनिया भर में मशहूर है। सैकड़ों साल से कन्नौज की संस्कृति भी इत्र की वजह से महकती रही है। सवाल ये कि पिछले 4 साल में विकास की खुशबू में कितना महका कन्नौज, ये जानने हम परफ्यूम बाजार में पहुंचे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में बाजार बंदी के दौर से गुजरा। जब से सिंथेटिक डिओ और परफ्यूम बाजार में आए, ऐसे में बड़ी चुनौती थी इस उद्योग में दोबारा जान फूंकना और इससे जुड़े लोगों को बेरोजगार होने से बचाना। यूपी गवर्नमेंट अपने लेवल से क्या इसको फिर से ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रही है? यूपी गवर्नमेंट से उम्मीदें बहुत है हम लोगों को, पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि इधर 5 साल हो भी गए हैं। इन 5 साल में उन्होंने काफी कुछ किया है। सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, आते ही वैट हटा दिया गुलकंद और गुलाब जल से। ये दोनों ही प्रोडक्ट समझ लीजिए लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और एक सबसे गरीब जो आदमी तबका है, लेबर तबका जो होता है, वो उसमें काम करता है। पर उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती पे टैक्स फ्री कर दिया। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी थी इस इंडस्ट्री को दोबारा बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जब तक आप नींव से काम नहीं करेंगे तब तक। आपको लगता है पिछले 3-4 सालों में आपके काम में फर्क पड़ा है? जो क्यों नहीं पड़ा है? हुआ है। हाँ, डाउन से बहुत अब नजर भी आ रहा है आगे। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सरकार दोबारा आती है, अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि कन्नौज का तो बेनिफिट होने ही वाला है। नेचुरल इत्र के सामने सिंथेटिक परफ्यूम एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में जरूरी हो चला है कि क्वालिटी के मामले में नेचुरल परफ्यूम ज्यादा बेहतर हो, और ये तभी मुमकिन होगा जब किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जिसकी वजह से उनका रुझान प्राकृतिक इत्र की तरफ बना रहे। क्या कुछ किसानों के लिए हुआ, ये जाने हम राम नारायण के पास पहुंचे। ये सालों से गुलाब की खेती करते आए हैं। दिन रात मेहनत करके एक एक फूल को चुनते हैं, फिर उसे परफ्यूम बनाने के लिए कारखाने में भेजते हैं। तो राम नारायण साहब, आपने जो है फूल की खेती की, कितने बीघा में लगाया? 1.25 बीघा में लगाया सर। 1.25 बीघा में जी। तो आपको सरकार ने कुछ दिया? आपकी सरकार कोई सहयोग करती है किसी तरह का? सरकार ने सर 9,000 रुपए हमको दिए। 1.25 बीघा का? जी। और आपका कितना लगा उसमें? 5,000 रुपया हमारा अपने पास लगाया। अच्छा, कैसे मिला है पैसा आपको? ये पैसा सर हमने पहले पौधा अपने पास से खरीदे। हाँ। उसके बाद में खेत में लगाए। लगाने के बाद में अधिकारी लोग आए, उन्हें देखा, उसके बाद में उन्होंने मेरे खाते में पैसा भेजा। राम नारायण को फूलों की खेती पर सब्सिडी सीधे खाते में पहुंची। 1 बीघा के लिए 9,000 मिले। राम नारायण जैसे दूसरे किसान इस तरह की खेती करके हर बीघे पर करीब 50,000 मुनाफा कमाते हैं, जो 10 साल एक ही खेती से बरकरार रहता है। यानी 10 साल बिना लागत मुनाफा। इससे इत्र उद्योग को सस्ता और अच्छा फूल मिलता है और किसानों को
पक्का फायदा। ये क्या योजना है और किस मकसद से इसे शुरू किया गया? ये राज्य सेक्टर अंतर्गत किसानों को जो योजना है फूलों की खेती को बढ़ावा देना है, जिससे यहाँ जो इत्र उद्योग है उसको रॉ मटेरियल मिल सके या किसान को उसकी जो ये आय है दूनी हो सके फूलों के माध्यम से। सुगंधित खेती को देख हम पहुंचे इत्र बनाने की फैक्ट्री। यहां जो देखा वो बेहद हैरत वाला था। बड़े बड़े पीपों में फूलों से प्राकृतिक तरीके से इत्र निकाला जा रहा था। सुराही नुमा पीपों को ऊपर एक स्लैब पर रखे मटकों से जोड़ा गया, जिसके नीचे भट्टी थी। फूलों से निकला रस पीपों में जा रहा था, जिसे ठंडे पानी में रखा जा रहा था। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में काफी वक्त लगता है। यही वजह है कि कन्नौज का नेचुरल इत्र काफी महंगा होता है, इसीलिए मांग कम होती है। लेकिन इत्र उद्योग में कई पीढ़ियों से जुड़े पुष्पराज जैन जैसे बड़े कारोबारियों को बड़ा बाजार चाहिए। राज्य सरकार इत्र उद्योग को नजरअंदाज कर चुकी है या इत्र उद्योग के बारे में सोच रही है? राज्य सरकार ने इत्र उद्योग के लिए जो किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस कन्नौज के इत्र उद्योग के ऊपर है कि पूरी दुनिया में कन्नौज का जो पहले नाम था पहुंच जाए। कन्नौज एक्सप्रेस वे के जरिए सीधे दिल्ली, आगरा और लखनऊ से जुड़ जाएगा। ऐसे में कन्नौज में टूरिस्ट खूब आएंगे, जिसका फायदा कन्नौज के परफ्यूम मार्केट को भी होगा। और इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता है एक्सप्रेस वे के पास बनने वाला एरोमा मॉल, जो दुनिया में अपनी तरह का इकलौता परफ्यूम मार्केट होगा। इंडस्ट्रियल एरोमा पार्क बन रहा है जो दुनिया में अपने तरीका का एक ही बन रहा है। आज तक कोई भी परफ्यूम आधारित इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बना है। वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उससे वर्ल्ड लेवल पे कन्नौज का नाम होगा। एरोमा मॉल के साथ ही कन्नौज की इस खासियत को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कौशल विकास मिशन के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले और कन्नौज का नाम भी हो। फ्रांस जो परफ्यूम के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, 15 युवाओं को कन्नौज में ट्रेनिंग के बाद यूपी सरकार फ्रांस भेज रही है, जिससे वो बारीकियां सीख कर आए और देश को अपने हुनर की खुशबू से महकाएं। आप लोगों ने किस चीज की ट्रेनिंग ली है? सर हम लोगों ने परफ्यूमरी से रिलेटेड ऑलमोस्ट काफ़ी वर्क सीखा है, जैसे कि पौधों से किस तरह से हम लोग एसेंशियल ऑयल को निकालेंगे, आफ्टर देन उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, किस तरह से उसके प्रोडक्ट बनाएंगे। इस तरह की पूरी ट्रेनिंग हमको कौशल विकास मिशन द्वारा यहाँ दिलाई गई है। और इसी मिशन के अंतर्गत हम लोग को फ्रांस भेजा जा रहा है कि वहाँ से हम लोग कुछ नया सीख के आएँ और अपनी इस उद्योग को, अपनी इस इंडस्ट्री को और आगे तक ले जाएँ। कन्नौज को विकास और रोजगार से महकाने की कोशिश के बाद बारी ये देखने की थी कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, क्योंकि शिक्षा से ही किसी शहर का भविष्य संवरता है। तो उम्मीद कन्नौज की खुशबू लौटेगी। वैसे कन्नौज लंबे वक्त से पिछड़ा रहा, कन्नौज की नई पौध कैसे आगे बढ़ेगी? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कन्नौज में कुछ हुआ है क्या? चलते हैं किसी स्कूल और चल के बच्चों से पूछते हैं कि 12वीं के बाद आखिर उनके पास क्या विकल्प है। कन्नौज जैसे शहर में कुछ हुआ है क्या? कन्नौज की एक सड़क से आगे बढ़ ही रहे थे कि एक स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे थे। शिक्षा में हुए सुधार भला इनसे बेहतर और कौन हमें बता सकता था। आप लोग इसी स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से क्लास में? क्लास 12 में। तो कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास? सबके पास? आप पीसीबी वाले हैं? तो +2 के बाद आगे क्या सोचा आपने? कन्नौज में कुछ है +2 करने के बाद कुछ पढ़ने के लिए? सर कन्नौज में इंजीनियरिंग ऑप्शन है, मेडिकल में भी जाने के लिए ऑप्शन है। इंजीनियरिंग कॉलेज अभी बन रहा है और मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट है। कन्नौज की गलियों से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज। तिरवा में बना ये मेडिकल कॉलेज यूपी सरकार ने 351 करोड़ की लागत से बनवाया। बेहद शानदार बने हुए इस मेडिकल कॉलेज में क्या सुविधाएं भी जानदार हैं, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। आखिर कैसे युवाओं को यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे उन्हें यहाँ पढ़ाई के बाद
मिलेगी रोजगार की गारंटी। कब ये मेडिकल कॉलेज बना और कब इसकी शुरुआत ये हुई? माननीय मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट में बना था मेडिकल कॉलेज, और 2012 में जब अखिलेश गवर्नमेंट आई तब इसका पूर्ण रूप से संचालन शुरू हुआ। अच्छा। और अब तक हमारे पास जो है 4 बैच आ चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट हैं, जिसमें इमरजेंसी से लेकर ओटी, मॉड्यूलर, आईसीयू और रेडियोलॉजी शामिल हैं। अब इसी मेडिकल कॉलेज में लगभग 133 करोड़ का कैंसर का विभाग और 133 करोड़ का ही कार्डियो सेंटर भी बन रहा है। कन्नौज और उसके आसपास के इलाके के लिए मेडिकल कॉलेज एक सौगात की तरह है। सिर्फ यही नहीं, पैरा मेडिकल कॉलेज से भी युवाओं को काफी फायदा होगा। तिरवा में ही मेडिकल कॉलेज के पास बना पैरा मेडिकल कॉलेज 228 करोड़ की लागत से बना है। इस पैरा मेडिकल कॉलेज में 1500 स्टूडेंट्स एक साथ ट्रेनिंग ले सकेंगे। हम पैरा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य देखने पहुंचे थे, तभी वहां के कुछ स्टूडेंट्स मिले, जिन्हें रोककर हमने बात की। कन्नौज में अच्छा काम हुआ, ये पैरामेडिकल बना है। जी, सरकार ने काफी अच्छा काम करा हुआ है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के पैरामेडिकल वगैरह जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं अपने, जो बाहर रहते हैं या बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा करा यहाँ पे एक बना के। इससे क्या होगा? इससे कि जॉब मिलेगा, नौकरी या कहीं भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। अपना खुद का भी काम डाल सकते हैं, लैब वगैरह। कन्नौज के छात्रों के पास अब करियर के लिहाज से एक और अच्छा विकल्प है। ये पैरा मेडिकल कॉलेज, जहां से पेशेवर कोर्स करने के बाद एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। पैरा मेडिकल कॉलेज से निकलकर हम पहुंचे इंजीनियरिंग कॉलेज, जो लगभग 59 करोड़ की लागत से बन रहा है। और इसी साल ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें 4 अलग अलग कोर्सेज होंगे, जिसमें करीब 1000 स्टूडेंट्स आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग ले पाएंगे। कन्नौज में राज्य सरकार का ये पूरा फोकस रहा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके युवाओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं का भविष्य किससे बनेगा, उसके लिए जितने भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसकी व्यवस्था यहाँ पे कन्नौज में की जाए। तो उसी के दृष्टिगत जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज पहले ही बन के तैयार था, उसको संचालित कराया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अब बन के तैयार हो गया है, वो संचालित होने वाला है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पैरामेडिकल कॉलेज भी जो है वो बन के तैयार हो गया है। कन्नौज बदलता दिख रहा है, लेकिन अच्छी शिक्षा के साथ लोगों की अच्छी सेहत भी जरूरी है। इस दिशा में कुछ हो रहा है क्या? शिक्षा के साथ साथ जरूरी है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधाएं। अक्सर आप सुनते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है और उपकरण नहीं है। चलते हैं किसी अस्पताल और चलकर देखते हैं कन्नौज की सूरत बदली है क्या। कन्नौज शहर से निकलकर लगभग 50 किलोमीटर चलकर हम छिबरामऊ पहुंचे। यहाँ एक 100 बेड का अस्पताल बना है। दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। ये सुबह शाम, ये भी सुबह शाम। जो लगभग 94 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। सुविधाएं कागजों पर हैं या हकीकत में, इसके बारे में मरीजों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इस अस्पताल में आपको डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है क्या? नहीं सर, 1 रुपया साहब पर्चा बनाए, 1 रुपया देते। दवा ववा के लिए डॉक्टर आपको दौड़ाते हैं? नहीं सर। दवा कैसे मिलती है? दवा वहाँ लेके दे साहब, यहाँ ले लेते। यहाँ पैसे देने पड़ते हैं? नहीं सर। ये अस्पताल बनवा के सरकार ने कैसा काम किया? बहुत साहब अच्छा किया। बहुत साहब जरूरत थी, बहुत अच्छा किया। बहुत दिक्कतें होती थी, यहाँ बहुत आसान हो गया। तो सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सोचती है, कुछ कर रही है, आपको लगता है? हाँ, बहुत किया साहब। एक तो गाँव सरकार ने साहब करो आए, एक तो किसी सरकार नहीं करो जितने जा सरकार ने इतनी सुविधा मिली है सर। बहुत साहब, बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हैं। बहुत अच्छा। क्या सुविधाएं दी? सब सुविधा यह साहब, चले आओ 1 रुपया पर्चा बनवा, बात दवाई ले लो। परेशानी थी, बहुत सारी परेशानियाँ दूर हुई हैं।
आप बताइए, आपने तो बहुत टाइम जमाना देखा है। पहले साहब बहुत अच्छी हो रही है, पहले से बहुत अच्छी, हर सुविधा अच्छी मिल रही है, हर एक सुविधा, फोन करो गाड़ी घरे पहुंच जाती, पैसा लगता सुविधा है सर अच्छी। अच्छा अच्छा, दवा ये मेरे को दुकानों में जमा पड़ते। अच्छा, हाँ, ही दवा सब मिल जाती, कोई पैसा नहीं लगता कभी। हाँ हाँ, पहले सरकारी नाम का था, अब तो कोई वो नहीं, सब सुविधा मिलती है, सब सुविधा में सब, कोई सब परेशानी नहीं है। अस्पताल में मरीजों ने बताया उन्हें लंबे वक्त से ऐसे अस्पताल की यहाँ जरूरत थी जहाँ हाईटेक सुविधाओं के साथ फ्री इलाज हो रहा है। अस्पताल का फरवरी में से लगभग शुरुआत हो गई थी, स्टाफ फरवरी में आ गया था और माननीय अखिलेश जी ने इसका लोकार्पण किया था। लगभग 94 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है। इधर आपके कन्नौज, फर्रुखाबाद और या तो सैफई ये जगह थी जहाँ पे यहाँ का मरीज जाता था और मुख्य समस्या रात में इमरजेंसी में होती थी। ये प्राइवेट सेक्टर वाले भी रात में भिन्न कारणों से वो नहीं खोलते थे और इमरजेंसी सेवा यहाँ उपलब्ध होने से जो रात में मरीज थे उनको काफ़ी राहत मिली है। पैथोलॉजी से लेकर अल्ट्रासाउंड तक कोई पैसा नहीं देना पड़ता। छिबरा मऊ के लोगों के लिए ये एक बड़ा बदलाव है। यूपी यात्रा में कन्नौज से रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लौट रहे कुछ ही पलों में। उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति में पहले के मुकाबले कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन बहुत से गांव आज भी ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंच सकी। आखिर इन गांवों को कैसे रोशन किया जाएगा, इनका अंधेरा कैसे दूर होगा? कन्नौज में शिक्षा स्वास्थ्य के बाद बारी थी बिजली पानी के हालात देखने की। इसके लिए चंदूहारा गांव की तरफ रुख किया। गांव में दाखिल होते ही कुछ लोग सड़क किनारे बैठे गप मार रहे थे। हमने पूछा, गांव में बत्ती गुल तो नहीं? आप लोग इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव के निवासी हैं। लाइट वाइट आती है यहाँ? यहाँ पे 24 घंटे लाइट, प्लांट की वजह से किसी घड़ी लाइट जाती ही नहीं है। अच्छा, 10-5 मिनट को ड्रम मार गई तो मार गई, नहीं मार गई तो 24 घंटे। अच्छा, तो बाकी गांव के मुकाबले आपका गांव तो बहुत आगे है। हाँ, है आगे बिजली के मामले में। बिजली के मामले अकेला है और कोई ये सबसे पिछड़ा हुआ काम था। अच्छा, सबसे पिछड़ा हुआ काम। बिजली नहीं थी पहले? यहाँ कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना रोड था, ना यहाँ बिजली थी, यहाँ कुछ नहीं था। अब यहाँ पे जब से गैस प्लांट जब से लगा है, तब से यहाँ बिजली की सुविधाएं हैं और रोड भी बढ़िया बन गए हैं और सब काम बढ़िया है। दिन भर बिजली और बिजली आती है और बिजली आती है, इसलिए तो ट्यूबवेल से पानी भी आता है। खेती के लिए भरपूर पानी मिलता है। आखिर कैसे ये मुमकिन हुआ? गांव वालों ने बताया, बिजली जाती ही नहीं। यूपी सरकार के लगाए सोलर प्लांट से चंदूहारा और फकीरपुरा को बिल्कुल मुफ्त 24 घंटे बिजली मिलती है। 6.5 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट में सैकड़ों सोलर पैनल लगे हैं। सूरज की रोशनी से बनने वाली बिजली अंदर रखी बड़ी बड़ी बैटरीज में इकट्ठा की जाती है। जिसे गांव में केबल के जरिए सप्लाई किया जाता है। गांव के लोग अब पंखे की हवा में बैठकर खूब टीवी देखते हैं। साथ ही 15 ट्यूबवेल को भी बिजली सप्लाई फ्री में होती है, जिससे सिंचाई के लिए किसानों को बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ता। समय पर पानी मिलता रहे तो फसल बेहद अच्छी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये कदम था कि मिनी ग्रिड की स्थापना जैसे यहाँ पे किया गया, इंडिपेंडेंट। ये फकीरपुरा और चंदवाहार में 250 केवी का ये प्लांट लगाया गया। यूपी के गांव-गांव को इस तरह के सोलर प्लांट से जोड़ने की योजना है। सबसे पहले ये कोशिश वहां की जा रही है जहां या तो बिजली नहीं है या फिर बेहद कम आती है। लॉन बॉल से खेल है। मेरी तरह आपने भी शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन कन्नौज के एक खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में उपलब्धि हासिल की।
ऐसा खेल जिसका नाम ही कम लोग जानते हैं। इस खेल को आखिर कैसे प्रोत्साहन मिलेगा, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, आइए देखते हैं। इस घर की दीवारों से माली हालत का अंदाजा हो जाता है, लेकिन हुनर की अमीरी इस घर में खूब बसती है और उसकी तस्दीक करते हैं अलमारियों में रखे ये इनाम। दर्जनों प्राइज जीते हैं मनु कुमारी पाल ने। एक ऐसा खेल जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं, उस खेल को करियर बनाने की हिम्मत दिखाई मनु कुमारी ने, और उनके इस हौसले को साथ मिला यूपी सरकार का। मनु ने लॉन बॉल्स में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, एशियाई खेलों में सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ कई पदक अपने नाम किए। जिस खेल और खिलाड़ी को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उसे यूपी सरकार ने पहचान कर सम्मानित किया। मनु जी, आप लॉन बॉल्स खेलती हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते ही हैं जी। तो आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से? सर, हमेशा थोड़ा बहुत छोटा मोटा सपोर्ट मिलते रहता है, और जो सबसे बड़ा सम्मान था वो मुझे यूपी सरकार ने दिया है यश भारती के रूप में, जिसमें 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी गई है, और इसमें ऐसा भी प्रावधान है कि आगे आने वाले वक्त में 50,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। मनु के पिता सीआरपीएफ में थे। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी पिता ने अपने बेटी के सपनों को तवज्जो दी। पिता को गर्व है बेटी की प्रतिभा के लिए यूपी सरकार ने उसे यश भारती पुरस्कार से नवाजा। पुरस्कार राशि के तौर पर 11 लाख रुपए दिए गए, साथ ही जल्द ही 50,000 रुपए महीना पेंशन भी मिलेगी। मनु जिसके जिद ने सम्मान दिलाया, तो सरकार की कोशिश ने भी मनु के हुनर को ढूंढ निकाला, जिसके बाद मनु और उत्तर प्रदेश दोनों का नाम रोशन हुआ। फिलहाल कन्नौज से यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।